आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला सुना दिया है जो फैसला उनको सुनाना था। जिस फैसले को सुनाने के लिए काजी फायज ईसा ने एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से, फिर कमेटी को की दोबारा तश्कील नौ की और उसमें अपने यार जस्टिस मोइनुद्दीन खान को ऐड किया और आज बिलाखिर वो फैसला काजी फायज ईसा ने सुना दिया है जिस फैसले का ये पूरा निज़ाम इंतजार कर रहा था। मामला काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का था। 14 और 15 सितंबर को जब आईनी तरमीम के लिए इजलास बुलाया गया था तो दो लोगों को क्रेडिट जाता है। पहला क्रेडिट जाता है सैयद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब समेत उन 8 जजेस को, जिनमें आयशा मलिक साहिबा भी हैं, जिसमें अतर मिनल्ला साहब भी हैं, शाहिद वहीद साहब भी हैं, हसन अजहर रिजवी साहब भी हैं और साथ इरफान सादत खान साहब भी हैं। पहला तो क्रेडिट उन 8 जजेस को जाता है जिन्होंने उस दिन वजाहती फैसला जारी कर दिया और उस वजाहती फैसले में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 41 MNAs को आज़ाद डिक्लेयर किया था तहरीक इंसाफ के, वो आज़ाद नहीं रहे। जब उन्होंने बयान हल्फी दिया कि हमारा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ ने कन्फर्म भी कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये हमारे MNAs हैं, ये हमारे उम्मीदवार थे, तो अब वो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं। सुप्रीम कोर्ट की उस वजाहत के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि अब नून लीग जो है, ये निज़ाम जो है वो उन 41 से फ्लोर क्रॉस नहीं करवा सकता, उनका वोट काउंट नहीं होगा। और इसलिए क्योंकि उससे एक रात पहले जो बैरिस्टर अकील मलिक हैं उन्होंने टीवी चैनल्स पर आकर कह दिया था कि वो 41 आज़ाद हैं, हवा में हैं, ना ऊपर हैं ना नीचे हैं, यानी उनका वोट हम डलवा सकते हैं। और इससे भी अगर आप पीछे जाएं तो अगर आप टाइम लाइन देखें 12 जुलाई को, यानी आज आपको आज क्या तारीख मैंने आपको बताई, 3 अक्टूबर तक आने के लिए आपको 12 जुलाई तक जाना पड़ेगा। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस 8 जजेस फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी, हुकूमती जमातों को नहीं मिलेंगी, वो तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ही वो MNAs थे और तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। काजी फायज ईसा ने बल्ले का निशान छीन कर जो तबाही और बर्बादी फेरी वो गलत थी और इलेक्शन कमीशन ने काजी फायज ईसा के फैसले को गलत तौर पर इंटरप्रेट किया और इसलिए PTI बतौर जमात मौजूद थी। तो अब जब ये फैसला आया और इससे भी अगर आप पहले देखें कि काजी फायज साहब जब ये बेंच बन रहा था मखसूस नशिस्तों वाला तो काजी साहब क्या चाहते थे, लेकिन खैर फिर फुल कोर्ट बन गया, फिर काजी साहब सुनाना नहीं चाहते थे, डिले कर रहे थे, तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे, केसेस लटकाई जा रहे थे और इस दौरान इन 8 जजेस पे बहुत ज्यादा दबाव था और इन जजेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मेरी उन दिनों में तहरीक इंसाफ के एक अहम वकील, मैं नाम भी ले देता हूँ, सलमान राजा साहब से उन दिनों मेरी बात हुई और उनका यह था कि हम इसको किसी सूरत डिले नहीं करेंगे। हम डिले इसलिए नहीं करेंगे कि सलमान राजा साहब ने कहा कि मुझे नजर आ रहा है कि केस हम जीत गए हैं, अक्सरियती जजेस हमारे साथ हैं, हमारे मौक़िफ़ के साथ हैं। तो सलमान राजा साहब को ये क्लैरिटी थी कि अगर हमने इसको डिले किया, हम मामला आगे ताखीर का हमने शिकार किया, तो जितना इन जजेस पर दबाव है कोई जज टूट ना जाए। लेकिन खैर इन 8 अजीम जजेस को क्रेडिट जाता है कि उनमें से कोई नहीं टूटा, वो खड़े रहे और 12 जुलाई को उन्होंने फैसला सुना दिया। 12 जुलाई को फैसला सुनाते हैं, साथ ही काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क पे चले जाते हैं। काजी फायज जब चैम्बर वर्क पे जाते हैं तो काजी फायज ईसा जो है वो एक तो ये होता है कि 15 तारीख को नून लीग ऐलान कर देती है कि जनाब हम PTI पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और 15 जुलाई को ही जो रिव्यू है इन 8 जजेस के फैसले के खिलाफ वो रिव्यू दायर हो जाता है। 12 के फैसले का 15 जुलाई को रिव्यू दायर हो जाता है, कभी इतना जल्दी को रिव्यू दायर नहीं होता, वो रिव्यू दायर होता है। उस रिव्यू के दायर होने के बाद काजी साहब 18 जुलाई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी का इजलास बुला लेते हैं। उसमें काजी साहब 2 केसेस लगाने का कहते हैं। पहला काजी साहब कहते हैं कि रिव्यू लगाया जाए, क्योंकि काजी साहब को किसी ने कहा कि आप रिव्यू एक बार लगवाएं, एनफ इज एनफ, हमने जो कसरें रह गई थी वो निकाल देंगे और ये जज इनकी ऐसी की तैसी इनमें से कोई जज ना टूटे, आप काजी साहब रिव्यू लगाएं, फिर देखें हम करते क्या इन जजेस के साथ। काजी साहब ने कहा जी रिव्यू लगाएं, तो मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अदालती छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप छुट्टियां खत्म नहीं कर सकते, आपने पहले 1 महीना ताखीर से छुट्टियां की हैं और जजेस चले गए हुए हैं, तो इसलिए छुट्टियां, अब ये छुट्टियों के बाद हम ये जो है वो सुनेंगे। काजी साहब मिनट्स जारी करते हैं, मीटिंग मिनट्स जारी करते हैं, उसमें आयशा मलिक साहब को टारगेट करते हैं, कहते हैं आयशा मलिक मुल्क से बाहर हैं, वो आ सकती हैं, ये आइन के अमल दरामद ज़्यादा जरूरी है, ये छुट्टियां ज़्यादा जरूरी हैं, जजेस छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, ये है वो है, और एक कंपेन चल पड़ती है। खैर काजी साहब अकलियत में आ जाते हैं, 2-1 से फैसला हो जाता है और ये केस मखसूस नशिस्तों का रिव्यू नहीं लगता। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो ये करते हैं काजी साहब ना, दूसरा कहते हैं 63A वाला केस लगाएं, यही जिसका आज फैसला है। तो जजेस कहते हैं छुट्टियां हैं, तो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तजवीज़ करते हैं काजी फायज ईसा, जिसमें जो है वो मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे। खैर लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये छुट्टियों के बाद होगा। उसके बाद छुट्टियां खत्म होती हैं और जब काजी साहब चैम्बर वर्क पे जाते हैं तो एक और बात डालते हैं, 4 इठाक जजेस के नाम दे देते हैं। 4 इठाक जजेस में से 2 भाग जाते हैं, तीसरा मजहर अल मीर भी इनकार कर देता है, लेकिन काजी साहब कहते हैं कि मजहर अल मीर को मैं मना लूंगा, उसकी अप्रूवल ले लेते हैं सरदार तारिक मसूद और मजहर अल मीर की, और मजहर अल मीर को इंडायरेक्टली मियां नवाज शरीफ भी पैगाम भेजते हैं कि नहीं आपने आने, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वो आ गए, उनका ख्याल रखा जा रहा है, रिटायर्ड जज की पेंशन भी मिल रही है, हाजिर सर जज की तनख्वाह भी मिल रही है और फुल जो है मराद मिल रही हैं। तकरीबन ये बताया जाता है कि 45 से 50 लाख रुपए में मजहर अल मीर खेल और 45 से 50 लाख में सरदार तारिक मसूद जो है वो पाकिस्तान की कौम को, गरीब कौम को जो है वो पढ़ रहे हैं, अवाम के टैक्स पैसों से इनको तनख्वाह दी जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि मामला आगे बढ़ते रहते हैं, अदालती छुट्टियां खत्म होती हैं। अदालती छुट्टियां खत्म होने के बाद होता यह है कि काजी साहब जो है वो दोबारा इजलास तो करते हैं, लेकिन काजी साहब जो है ना वो कोई ये केसेस अभी नहीं लगाते, ना रिव्यू वाला कोई भी चीज़, अच्छा ना 63A वाला का सामने आता है। उसके बाद क्या होता है
कि 14 सितंबर को जब हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही होती है पीटीआई के उन 41 जो MNAs हैं उनके साथ, तो 14 को ये जजेस वजाती फैसला जारी कर देते हैं इलेक्शन कमीशन की उस दरखास्त पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इन जजेस से वजात तलब की थी चैम्बर्स में कि आप हमें बताएं कि ये सर्टिफिकेट जो दिए हैं वो दस्तखत जो किए हैं वो बैरिस्टर गौहर ने किए हैं और इसने किए हैं उमर अयूब ने किए हैं, और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट 14 को 8 जजेस जो है वो जारी कर देते हैं वजाती फैसला और आईनी तरमीम बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करें, मामला चलते रहते हैं। होता ही है कि जुमेरात को इजलास होना होता है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और जुमेरात को क्या होता है कि ये जो एक तो आज जुमेरात है, इससे पिछली जुमेरात काजी साहब का इंतजार करते हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। काजी साहब अचानक लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, चले जाते हैं। और पहली मरतबा ये हुआ है जब से काजी फायज ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस बने हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में शरीक हो रहे हैं। जुमेरात को काजी साहब आते नहीं है क्योंकि काजी साहब को व्हाट्सएप पे डेफिनेटली बता दिया गया होगा कि काजी साहब वो आपने जैसा हुक्म किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हम तरमीम ला रहे हैं, आपने आज इजलास में नहीं जाना। काजी साहब जुमेरात को इजलास में नहीं जाते तो जुमे वाले दिन जो आसिफ अली जरदारी हैं, पहले शहबाज शरीफ की काबीना मंजूरी देती है और उसके बाद जरदारी ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी वो काबीना की मंजूरी के 1.5-2 घंटे के अंदर ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है। ऑर्डिनेंस जारी होने के 1 से 1.5 घंटे में काजी फायज ईसा मुनीब अख्तर साहब को निकाल के और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उनका यार है उस अपने यार को जो है वो उस कमेटी में शामिल कर लेते हैं। अब उस कमेटी में अपने यार को शामिल करने के बाद साथ ही इजलास बुला लेते हैं जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन इजलास जब बुलाते हैं तो मंसूर अली शाह साहब नहीं जाते और वो कहते हैं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इजलास रख दिया जाता है मंडे को, सोमवार को, यानी इस हफ्ते नहीं पिछले हफ्ते का जो सोमवार है उसको इजलास रख दिया जाता है। इजलास जब रखा जाता है तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो खत लिख देते हैं काजी फायज ईसा को और कहते हैं कि मैं इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकता। 3 शराइत रखते हैं कि मुनीब अख्तर साहब को दोबारा ऐड किया जाए और मुनीब अख्तर साहब को ना सिर्फ ऐड किया जाए बल्कि जो है अपना ये इसके जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, फुल कोर्ट में इसको डिसाइड किया जाए और जब तक आप पुरानी कमेटी को बहाल नहीं करते मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। काजी साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है। काजी साहब अमीनुद्दीन खान को बुलाते हैं और अमीनुद्दीन खान को बिठा के और काजी साहब जो है वो बेंच दोबारा जो है वो तश्कील ये वाला बेंच 63 वाला तश्कील दे देते हैं। और इस यानी ये जो अभी हफ्ता है इसमें काजी साहब 30 सितंबर के लिए काजी साहब केस जो है वो फिक्स कर देते हैं। 30 सितंबर को 11:30 बजे समाअत होना होती है। 11 बजे मुनीब अख्तर साहब काजी फायज ईसा को खत लिख देते हैं और खत लिख के कहते हैं कि मैं इस बेंच में जो है वो नहीं बैठ सकता और ये वजूहात हैं, ये बेंच की तश्कील गैर नहीं है, गैर कानूनी है और सारी बात लिख देते हैं। काजी फायज ईसा क्या करते हैं कि काजी फायज ईसा कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में आके 4 जज बैठते हैं और ऑर्डर कर देते हैं कि हम ये ऑर्डर करते हैं कि ये मामला आज का जो हमारा ऑर्डर है ये ऑर्डर मुनीब अख्तर साहब के सामने रखा जाए और उनको हम ये कहते हैं कि कल तक वो अगर आज वो मान जाते हैं और कल वो बेंच में बैठते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बैठते तो फिर हम कल जो है वो नया बेंच तश्कील देकर और बैठ जाएंगे। मुनीब अख्तर साहब को जब वो ऑर्डर पहुंचता है तो मुनीब अख्तर साहब एक और लेटर लेके और बर्बाद कर देते हैं काजी फायज ईसा को। कहते हैं कि घटिया तो नहीं उन्होंने लफ्ज यूज किया लेकिन उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किया उसका लुबे लुबाब इसी तरह का निकलता था कि क्या मतलब घटिया तरीका है ना, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये एक नोट है, ये कोर्ट ऑर्डर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ऊपर आपने लिखा कि मैं प्रेजेंट हूं, मैं तो था ही नहीं कमरा अदालत में, नीचे मेरे दस्तखत नहीं है। ये 5 रुकनी बेंच था, 4 जज बैठ के कैसे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं जब 5 जज ही पूरे नहीं है। खैर काजी साहब हैं, उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए इस वक्त नंगे और गंदे के सामने आ गए हैं, वो सारी शर्म हया मतलब पर्दे सब कुछ हटा दिए उन्होंने कहा जो मेरा कर सकते हो कर लो। काजी साहब क्या करते हैं जनाब, काजी साहब करते हैं उसी दिन अगले दिन सुबह 9 बजे मीटिंग बुला लेते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, मंगल वाले दिन 9 बजे मीटिंग बुलाते हैं। मंसूर अली शाह साहब फिर नहीं आते तो काजी साहब अपने यार अमीनुद्दीन खान के साथ बैठ के और बेंच तश्कील दे देते हैं और उसमें अपने एक और यार नईम अफगान को शामिल कर देते हैं जिनको हमारे दोस्त बिशारा राजा दस्तखत जज कहते हैं कि इसे दस्तखत करते हैं। उसके बाद 11:30 बजे आते हैं और एतराज़ करते हैं ये अली जफर साहब, उनका एतराज़ जो है वो नहीं माना जाता और दलाइल का जो है वो आगाज़ हो जाता है। और उसके बाद अगले दिन जो है वो जब समाअत होती है तो बैरिस्टर अली जफर साहब कल जो है वो काजी फायज ईसा को कहते हैं कि कल उन्होंने अच्छे दलाइल दिए लेकिन कहते हैं कि मैंने इमरान खान से मुशावरत करनी है क्योंकि मंगल को तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया था। कल वो इमरान खान के पास मुशावरत के लिए जाते हैं। अब असल गेम आ गई कल पे जब गेम आती है तो अब यहाँ पे बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं, कल रात को मैंने एक वीडियो कर दी थी जिसमें मैंने कहा था कि मुझे ये लगता है कि बैरिस्टर अली जफर साहब अपने ज़ाती मफाद के लिए इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपेंगे क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि बैरिस्टर अली जफर साहब जो है उनकी काजी साहब के साथ मैच फिक्स है। काजी फायज साहब उनको बहुत पसंद करते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में उन्होंने सलमान खान राजा साहब को कहा कि वो बैरिस्टर अली जफर कहाँ है, उसको होना चाहिए था, वो बड़ी रीजनेबल बात करता है। उसके बाद क्या होता है कि अली जफर साहब कल इमरान खान से मिल के आते हैं। आज पहली बात तो यह है कि इमरान खान को जो मशवरा अली जफर साहब ने दिया वो मशवरा ही गलत था कि हमें इस प्रोसीडिंग का बाइकआउट कर देना चाहिए। ये इंतहाई गलत फैसला था। क्यों? आप याद करें जब अदम एतमाद आई थी, इमरान खान उस अदम एतमाद को इतना खींच के आगे ले गए थे कि एक एक करके हर इदारा, हर शख्सियत, हर ओहदेदार, हर जमात, हर बंदा, हर तबका, हर एंकर, हर साफी सब एक्सपोज होते चले गए। और इमरान खान ने अदम एतमाद के टाइम पे हर घटिया आदमी को जो है वो एक्सपोज कर दिया, हर किसी को इमरान खान ने जो है वो एक्सपोज कर दिया। इतना डिले किया उन्होंने अदम एतमाद में। देखें ये लड़ाई आज 5 ऑप्शन है जो कल मैंने आपको बताया था और मैंने बताया था कि बैरिस्टर अली जफर साहब के चांसेस हैं कि वो ये नहीं करेंगे। पहला ये
कि उनको कहना चाहिए था कि कल जो आपने मेरी बेंच की तश्कील पर एतराज़ात मुस्तरद किए हैं उसका ऑर्डर दें, मैंने इंटर कोर्ट अपील दायर करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उनको कहना चाहिए था कि आप हमें ट्रांसक्रिप्ट दें उस समात का, कालवाली का ऑडियो वीडियो दें। क्यों? ये अभी जरदारी ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया उसमें है कि जो 184 के केसेस होंगे उसमें जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बनेगा। क्यों? क्योंकि जमाल खान मंदोखेल ने कल एक ऐसी बात कर दी थी जिसके बाद एक लम्हे के लिए जमाल खान मंदोखेल इस बेंच में नहीं बैठ सकता था, जिसमें जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर इस बेंच के दिल में कुछ थोड़ी सी हमदर्दी थी भी पीटीआई के लिए तो खत्म हो गई है मुस्तफीन काज़मी के बाद। यानी वो मान रहे हैं कि हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी और अगर किसी कोने खुदरे में कोई थोड़ी सी हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई है। इसके बाद वो कैसे बेंच में बैठ सकते थे, कैसे बेंच सुन सकता था? तीसरा ये था कि रिक्यूजल की दरखास्त होती और चौथा यह है कि काजी साहब के जो टाइम बार्ड के ऊपर अपने फैसले होते हैं, अभी वाला फैसला टाइम बार्ड के ऊपर, और राजा खदीर जजुआ साहब ने मुझे सुबह मैसेज किया हुआ था कि काजी फाइज साहब का अपना ये टाइम बार्ड के ऊपर फैसला है हुदैबिया वाला सारा कुछ। तो अब आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, पहले नंबर पे आके कहा कि हम बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट तो करना ही हमाकत थी, आपने तो उस लड़ाई को और खींचना था, आपने तो आखिर तक लेके जाना था, आपने ऐसी चीजें करनी थी कि काजी फाइजी साहब खुद कहता कि जाओ मैं तुम्हें नहीं सुनता, हटाओ इसको रोशनम से, मैंने इसको नहीं सुनना। कोई लोगों तक और बयानिया जाता इमरान खान का, बात जाती। आपने क्या किया? आपको चाहिए था कि आज आप 6 घंटे के दलाल देते, आप रात तक दलाल, आप एक एक नुक्ते पे 75 बजे तक अदालती फैसलों के हवाले देते और रात 12 बजे तक काजी फाइज साहब को बिठाते और रात 12 बजे आप फैसला करवाते, तो पूरे मुल्क में रंग ही कोई और होना था, लोगों की नफरत का माहौल ही कुछ और होना था, लोगों के इंतकाम जो लोगों के इस निजाम के खिलाफ है उसमें कोई हालात ही और होने थे। आपने जाते सरेंडर कर दिया कि आपने कहा कि हम बाइकआउट करते हैं। क्यों भाई, क्यों आप बाइकआउट करते हैं? आपको बाइकआउट से मिला क्या? आपने बाइकआउट करके काजी फाइज साहब को रास्ता फराहम कर दिया कि वो आज ही ये फैसला दे। क्यों? मियां साहब ने लंदन जाने, मियां साहब ने अमेरिका जाने, और मियां साहब ने कल पैगाम ये बताया जा रहा था कि मियां साहब काजी साहब को पैगाम भिजवाएंगे कि यार ये आज ही मेहरबानी करें, हो सकता तो कर दें वरना जुमे से आगे ना लेके जाएं। अली जफर साहब को चाहिए था कि इस पे इतने दलाइल देते, रात तक खड़े रहते और काजी साहब बरहम होके और उठ जाते कि मैं जा रहा हूं, अभी फैसला सुनाने आ रहा हूं, बस एनफ इज एनफ। ये काम करना चाहिए बैरिस्टर अली जफर साहब को। उन्होंने क्या किया? बाइकआउट कर दिया, सरेंडर कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, बाइकआउट और सरेंडर की बात नहीं है, उन्होंने उसके बाद अदालती मोहन के तौर पर दलाइल शुरू कर दिए। इससे ज्यादा इमरान खान के साथ बेवफाई, गद्दारी नहीं हो सकती, पीठ में छुरा नहीं घोंपा जा सकता। और एक दलेर दबंग वकील जिसने इमरान खान के लिए अपना सब कुछ टेक पे लगा दिया, मुस्तफीन काज़मी, जिसने कल किया वो जरूरत थी। आज और वकील आते। कल ही मैं कल जो बात कर रहा था ऐसे नहीं कर रहा था, मेरी किसी से पीटीआई में बात हुई थी, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा यार अली जफर साहब नहीं मान रहे और ना वो मानेंगे। मैंने उनसे कहा कि यार अली जफर साहब नहीं मान रहे तो आप पीटीआई की तरफ से वो इमरान खान के वकील बन जाए, अली जफर आप पीटीआई की तरफ से और वकील खड़ा कर दें। इनको मैं अब उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो उनके लिए मसाइल हो जाएंगे और उन जैसा एक भी माइंड नहीं है इस वक्त पीटीआई के पास, एक दिमाग नहीं है, जितने पीटीआई वाले हैं किसी एक के पास भी उस जैसा दिमाग नहीं है। और ये बातें सारे उसके आधी पार्टी उसके खिलाफ है कि वो वापस ना आ जाए पार्टी में। उसने इनको मशवरा दिया था कि पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस, एमएनएस तो चले आपने वो क्यों हैं, उनको साइडलाइन किया हुआ, लेकिन 10, 15, 20 तो मेन है ना जो बाहर हैं। एमएनएस हैं वो पार्टी बनने की दरखास्त दें, एमपीएस हैं पार्टी बनने की दरखास्त दें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जो आपके साथ एनडब्ल्यूएम है बाकी हैं उनको कहें कि वो अचकजई साहब हैं वो इसमें पार्टी बने। आप इसको लटकाएं, ये फैसला ना होने दें, इस पर आप आए एग्रेसिव हो, आप अटैकिंग पोजीशन में आए, कोई बात नहीं। इससे ज्यादा इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं हो सकती। वो इमरान खान जो बहादुरी और जुर्रत के साथ ये अकेला जेल में बैठ के जंग लड़ रहा है, उसकी बदकिस्मती कि उसको ऐसे बुज़दिल लोग मिले जो अपने ज़ात मफाद पैसे के लिए, अपने केसेस के लिए, काजी फाइजी साहब ग्रुप से तल्लुकात बरकरार रखने के लिए वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आज बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। काजी फाइज साहब ने 63 का फैसला आज सुना दिया है। उन्होंने उमरदा बंदियाल साहब, इजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब का तारीखी फैसला जो उन्होंने दिया था उसको कलअदम कर दिया है। और आज अब हुकूमत जो है वो जब भी इजाज़त बुलाना चाहे बुलाए, पीटीआई वालों को खरीद कर उनसे वोट डलवाए और काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन कर दे। काजी साहब ने आज ये रास्ता जो है वो फराहम कर दिया है इस निज़ाम को, हुकूमत को, और खुद काजी फाइज ने बैठ के अपने नंबर गेम जो है वो पूरे करके दिए इस हुकूमत को, वरना इस हुकूमत के बस की बात नहीं थी। 5 सीटें काजी फाइज ने रिकाउंट के नाम पे दी। काजी फाइज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को, पंजाब वालों को काम से रोक दिया। 4 जुलाई को कोई सीट पीटीआई की नहीं, पीटीआई की वापस आने दी। आमिर फारूक ने इधर से 3 सीटें नून लीग की नहीं जाने दी, इस्लामाबाद वाली जहांगीरी साहब को काम नहीं करने दिया। ये निज़ाम पूरा इस तरह से लग के और काजी फाइज की एक्सटेंशन के लिए। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि काजी फाइज की एक्सटेंशन 1971 में जो पाकिस्तान के साथ सानिया हुआ था उसके बाद ये पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा सानिया होगा।